अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। महोदय, समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। कहां ले जाना चाहते हो देश को? तुम ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? श्री चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे बजट पे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। साथ साथ मैं भारत की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा इस बार की है। सभापति महोदय, पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है। सारे देश की संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है। ये हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है। अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, SC ST OBC यानी कि जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं की गई है। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है समतामूलक समाज का, वो पूरा होगा। महोदय, एक ऐसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। SC ST को जो सब प्लान मिलता था, SPC का जो पैसा मिलता था, वो बजट से हटा दिया गया है। साथ साथ देश के स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, PRT जवान, होमगार्डों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन प्रत्येक महीने 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। देश में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत SC ST OBC और मुस्लिम को कितने घर दिए गए, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। देश में इसी तरह SC ST OBC के लिए कितने परिवारों को शौचालय की व्यवस्था कराई गई। आज भी सिद्धार्थनगर जैसे जिले और तमाम जिले जो हैं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। देश भर में SC ST OBC के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, बैकलॉग भरना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा। ये कैसी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें आज भी SC ST पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है। NCRB का डाटा पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। युवा बेरोजगार है, सड़कों पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जीवन यापन करना पड़ रहा है। जो बजट SC ST को मिलता है, मेरे दाएं तरफ जो साथी बैठे उनको बुरा लगेगा, कर्नाटक में 14,732 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरी योजना में लगा दिए, और मध्य प्रदेश में आपने 95 करोड़ रुपए जो है दूसरे बजट में लगा दिए। हमारा जो मिलता है उसको तो मत छीनो भाई। MSP की लीगल गारंटी कोई बात नहीं हुई है। किसानों को जो 6000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा के 12000 रुपए करना चाहिए, और फसल बीमा जो है उसका सारा प्रीमियम सरकार भरे, किसानों पे बोझ ना लगे। रिजर्वेशन प्रमोशन में लागू नहीं किया गया, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई। देश में मनरेगा समय न्यूनतम मजदूरी की दर 700 रुपए होनी चाहिए। समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। जो रसोई की चिंता करते हुए 500 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा के दाम नहीं होने चाहिए, जो महिलाओं को राहत मिल सके। बिजली के दामों में भी कमी होनी चाहिए। बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए, जो बेरोजगार युवा जो है अपनी पढ़ाई या अपना खर्चा उठा सके। मैं अपने क्षेत्र के विषय में महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि पश्चिम यूपी में नगीना में एक एम्स बनना चाहिए, एक IIT बननी चाहिए, एक IIM बनना चाहिए। नगीना लोकसभा में उद्योग धंधे लगने चाहिए। नगीना की कताई मिल जो है उसको पुनः शुरू कराना चाहिए। RRTC जो योजना है सरकार की, उसको मेरठ से आगे बढ़ाकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से नजीबाबाद नगीना होते हुए उसको नगीना तक ले जाना चाहिए। साथ साथ नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए, और नगीना, श्योरा, किरतपुर में रेलवे के ओवरब्रिज बनने चाहिए। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए और जनजाति कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए, कुल 26,000 करोड़ रुपए, जो कुल बजट 48.20 लाख का लगभग 0.54% है।
जबकि हमारी संख्या 25% से ज्यादा SC ST की और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85% से ज्यादा है। और हमारे विकास के लिए सरकार 1% बजट 1% पैसा खर्च कर रही है जो मिलना हमें चाहिए, जबकि मिलना हमें 25% चाहिए। ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी। पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पे होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, सरह भी ले ले कि 1 लाख रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस 1 लाख रुपए की योजना से एक झटके से एक परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा और इनके बच्चों को कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। अगर प्रश्न ये होगा कहां से आएगा, तो उसका जवाब ये है कि जब अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चूना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती। महोदय, समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी आपसे ये भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं। इंटर्नशिप की बात हुई है, परमानेंट रोजगार नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल, किसी की नजर नहीं है। साथ साथ मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि सरकारें हमें सुनेंगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी। लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है आज़ादी के 75 साल बाद, और जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, आज भी SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में, और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देख के डर लगता है, घर से निकलते हुए भी कि आने घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी हत्या हो रही है, तो हमारी मां को भी दर्द हुआ होगा जब उसने हमें पैदा किया हो, हमारी बहनों को भी हमारे खोने का दर्द होता होगा। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पे भी कुछ काम दिखाई देगा। और जमीन पे महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया। मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मेरा आपसे आग्रह और आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, एक वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और आप विश्वास करो इतना गुस्सा है उसको लेके। मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, सरकार से हमारी आग्रह कि वो अम्बेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें बहुत गुस्सा है। जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पे गौर करेगी और गरीबों के बारे में सरकार सोचेगी, गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होंगे। धन्यवाद। असाउद्दीन ओवैसी। Thank you, sir. Sir, I start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly. आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी
तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर आर्टिकल 25 में अमल करना, कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये, आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए, आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर दिसंबर 63 में 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में, सर ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2, please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir. Only 2. Time is gone. The Prime Minister has. Sir, I'm concluding. Sir. I'm concluding. Ajaz Sahab, I'm concluding. Please, He has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. 1 minute. Sir, I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to and riots happened. Nelli massacre. Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, sir, sir, I'm concluding. On judiciary, sir. CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Obviously, please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad had quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is sir. I'm concluding by reciting a share. On this I conclude, sir. निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उठा के चले, सर हम जिस्म और जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए,
सर हम कल जो चंद अहले जुनून तेरे नाम ले वाले प्रोफेसर सफदर आए। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम आइन जिंदाबाद। कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।